फर्स्ट श्रोडिंगर कैट पैराडॉक्स। स्क्रोडिंगर का बिल्ली वाला विरोधाभास क्वांटम भौतिकी की जटिलताओं को समझने के लिए एक काल्पनिक लेकिन गहरा विचार प्रयोग है। इसे 1937 में एर्विन श्रोडिंगर ने प्रस्तावित किया था ताकि क्वांटम सुपरपोजिशन की विचित्र प्रकृति को उजागर किया जा सके। इस परिकल्पना में एक बिल्ली को एक बंद बॉक्स में रखा जाता है जिसमें एक रेडियोधर्मी कण, एक जहर की शीशी और एक गीगर काउंटर होता है। अगर कण क्षय होता है तो जहर रिलीज होता है और बिल्ली मर जाती है। यदि कण क्षय नहीं करता तो बिल्ली जीवित रहती है। दोनों स्थितियां संभावित हैं। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जब तक उस बॉक्स को नहीं खोला जाता, बिल्ली दोनों स्थितियों में मृत और जीवित एक साथ होती है। इसे ही सुपरपोजिशन कहा जाता है। यह उस समय तक रहता है जब तक कोई बाहरी पर्यवेक्षक हस्तक्षेप नहीं करता और एक विशिष्ट परिणाम नहीं देखता, यानी केवल पर्यवेक्षण ही उस संभावना को एक ठोस वास्तविकता में परिवर्तित करता है। यह विचार आम इंसानी सोच से बिल्कुल अलग है, जहां हम किसी चीज के या तो ऐसे या वैसे होने की उम्मीद करते हैं, दोनों साथ नहीं। यह विरोधाभास यह सवाल उठाता है कि क्या वास्तविकता केवल तब अस्तित्व में आती है जब हम उसे देखते हैं? क्या क्वांटम सिस्टम्स वास्तव में हर संभव स्थिति में होते हैं जब तक कि हम उन्हें माप नहीं लेते? इससे यह स्पष्ट होता है कि क्वांटम दुनिया में स्थिति और रूप निश्चित नहीं होते, बल्कि एक अनिश्चित संभाव्य स्थिति में रहते हैं। इसे ही कोपेनहेगन व्याख्या कहा गया है, जो यह मानती है कि वास्तविकता संभावनाओं का एक जाल है जब तक कि कोई उसे देख न ले। कुछ वैज्ञानिकों ने इस विचार को चुनौती दी है, जैसे कि मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन के समर्थक। उनका मानना है कि जब बॉक्स खोला जाता है तो ब्रह्मांड दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, एक जहां बिल्ली जीवित होती है और एक जहां वह मृत। इसका मतलब है कि हर क्वांटम निर्णय एक नए ब्रह्मांड को जन्म देता है और हम उनमें से किसी एक में मौजूद रहते हैं। यह परिकल्पना ब्रह्मांडों के एक अनंत श्रृंखला की संभावना को जन्म देती है, जिसे मल्टीवर्स कहा जाता है। श्रोडिंगर का यह विरोधाभास एक वैज्ञानिक विचार से ज्यादा एक दार्शनिक पहेली बन चुका है। यह सवाल करता है कि वास्तविकता की परिभाषा क्या है? क्या देखा जाना ही अस्तित्व की पुष्टि करता है? यह हमारी धारणा को चुनौती देता है कि दुनिया निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है। क्वांटम स्तर पर वास्तविकता बेहद संवेदनशील, अवलोकन आधारित और संभावनात्मक है। मतलब है कि हर बार जब हम किसी कण को मापते हैं, हम न केवल उसे देख रहे होते हैं, हम उसे परिभाषित भी कर रहे होते हैं। श्रोडिंगर्स कैट इसलिए इतना शक्तिशाली विचार है क्योंकि यह विज्ञान, दर्शन और चेतना की सीमाओं को छूता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम ब्रह्मांड को सिर्फ देख नहीं रहे, बल्कि उसे आकार भी दे रहे हैं। यह विरोधाभास विज्ञान को रहस्य बनाता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कितना अधिक जटिल और अनजाना है। यह न केवल भौतिकी के छात्रों बल्कि हर जिज्ञासु दिमाग के लिए एक अंतहीन सोच का विषय है। सेकंड इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन यानी घटना क्षितिज एक ऐसा बिंदु है जो ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पिंडों में से एक ब्लैक होल को समझने की कुंजी है। यह वह सीमा है जिसके पार जाने के बाद कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता। इसे ब्लैक होल का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। अगर कोई वस्तु या जानकारी इस सीमा को पार कर जाती है तो वह अनंत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमेशा के लिए खो जाती है, हमारे लिए अदृश्य और अप्राप्य। यह सीमा सैद्धांतिक रूप से दिखाई नहीं देती, परंतु इसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है। जब कोई वस्तु इवेंट होराइजन की ओर बढ़ती है तो बाहर से देखने वाले को वह वस्तु धीमी होती हुई दिखती है और वह धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो जाती है। लेकिन वस्तु के अपने दृष्टिकोण से वह सीमावर्ती बिंदु बड़ी तेजी से पार हो जाता है। इस विरोधाभासी दृष्टिकोण को समझना आसान नहीं है क्योंकि समय और गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है, इतना कि इवेंट होराइजन पर समय रुकने जैसा लगता है। यह सिद्धांत आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत से निकला है। इवेंट होराइजन के पार क्या होता है, यह आज भी एक रहस्य है। चूंकि वहां से कोई जानकारी वापस नहीं आ सकती, वैज्ञानिक अनुमान ही लगा सकते हैं। कुछ सिद्धांतों के अनुसार वहां भौतिकी के नियम टूटने लगते हैं और वस्तुएं सिंगुलैरिटी नामक एक बिंदु में समा जाती हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है और समय व स्थान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यह वैज्ञानिकों के लिए एक ऐसा क्षेत्र है जिसे समझना आसान नहीं, क्योंकि वहां का विज्ञान हमारे ज्ञात नियमों से परे है। एक और रोचक पहलू है इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स।
अगर कोई वस्तु इवेंट होराइजन के पार चली जाए तो उसकी जानकारी क्या हमेशा के लिए खो जाती है? क्वांटम सिद्धांत कहता है कि जानकारी कभी नष्ट नहीं होती, पर ब्लैक होल में यह जानकारी लुप्त प्रतीत होती है। इस विरोधाभास ने वैज्ञानिकों को दशकों से परेशान कर रखा है। स्टीफन हॉकिंग ने सुझाव दिया था कि ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन के जरिए धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ते हैं और अंत में गायब हो सकते हैं। लेकिन इससे भी जानकारी कहां जाती है, यह सवाल बाकी रह जाता है। इसका एक संभावित उत्तर है कि जानकारी इवेंट होराइजन की सतह पर किसी तरह एनकोड हो जाती है, जिसे होलोग्राफिक सिद्धांत कहा जाता है। यह विचार बताता है कि हमारी त्रिआयामी वास्तविकता किसी दो आयामी सीमा पर दर्ज जानकारी की एक प्रोजेक्शन हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे एक होलोग्राम। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि हम ब्रह्मांड को जिस तरह से देखते हैं वह एक गहरा भ्रम हो सकता है और सच्चाई कहीं और दर्ज है। यह भौतिकी को दर्शन से जोड़ता है और इवेंट होराइजन को सिर्फ एक सीमा नहीं बल्कि ब्रह्मांड की अंतर्धारा का द्वार बना देता है। इवेंट होराइजन हमें यह सिखाता है कि विज्ञान की सीमाएं कहां तक फैली हैं और कहां पर रहस्य शुरू होता है। यह वह बिंदु है जहां भौतिकी, दर्शन और कल्पना आपस में टकराते हैं। हर बार जब हम ब्लैक होल और उसकी सीमा की कल्पना करते हैं, हम उस अज्ञात की ओर देखते हैं जो आज भी अनगिनत प्रश्नों का स्रोत है। इवेंट होराइजन केवल अंतरिक्ष का एक हिस्सा नहीं, बल्कि वह दरवाजा है जो हमें ब्रह्मांड की सबसे गहन सच्चाइयों तक ले जा सकता है, अगर हम उसे समझ सकें। 3. क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग एक ऐसा रहस्यमय और अद्भुत सिद्धांत है जो हमें बताता है कि क्वांटम दुनिया में असंभव लगने वाली चीजें भी संभव होती हैं। कल्पना कीजिए कि एक कण के सामने एक दीवार है जिसे पार करने के लिए उसके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। क्लासिकल भौतिकी कहेगी कि वह कण दीवार को पार नहीं कर सकता, लेकिन क्वांटम भौतिकी कहती है कि उस कण के पास एक संभावना है। वह दीवार के आर पार टनल कर सकता है, मानो वह दीवार कभी थी ही नहीं। यह वही क्वांटम टनलिंग है, एक नियम जो तर्क को चौंका देता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें क्वांटम यांत्रिकी के मूल सिद्धांत की ओर देखना होता है कि कोई भी कण एक वेव की तरह व्यवहार करता है और इसकी स्थिति निश्चित नहीं बल्कि संभाव्य होती है। इसका मतलब यह है कि किसी कण के किसी स्थान पर पाए जाने की एक संभावना तरंग होती है। जब यह संभावना दीवार के दूसरी तरफ भी मौजूद होती है, तब कण के वहां अचानक उपस्थित हो जाने की संभावना बनी रहती है। यानी भले ही क्लासिकल तौर पर वह कण दीवार नहीं पार कर सकता, फिर भी क्वांटम तौर पर वह अचानक उस पार दिख सकता है। यह कोई सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि वास्तविकता में घटने वाली प्रक्रिया है। आज की तकनीकों में क्वांटम टनलिंग का उपयोग होता है, जैसे कि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप्स (STM), जो अणुओं और सतहों की संरचना को देखने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह प्रक्रिया सूरज में हो रही न्यूक्लियर फ्यूजन का भी एक अहम हिस्सा है। सूर्य के केंद्र में तापमान इतना ज्यादा नहीं है कि हाइड्रोजन परमाणु आपस में टकराकर फ्यूज हो जाएं, लेकिन फिर भी फ्यूजन होता है क्योंकि क्वांटम टनलिंग उन्हें वह बाधा पार करने देता है। क्वांटम टनलिंग हमें सिर्फ विज्ञान नहीं सिखाता, बल्कि यह हमारे सोचने के तरीके को भी चुनौती देता है। यह सिद्धांत कहता है कि दुनिया केवल निश्चित नियमों पर नहीं चलती, बल्कि संभावनाओं की एक जाल में बुनी हुई है। इससे यह प्रश्न उठता है, क्या हमारे निर्णय, हमारी सोच या यहां तक कि हमारी वास्तविकता भी किसी संभाव्यता पर आधारित है? अगर एक कण दीवार को बिना टकराए पार कर सकता है, तो क्या हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे मौके आते हैं जहां असंभव सा दिखने वाला रास्ता अचानक खुल जाता है? इस विचार से दर्शन भी प्रभावित हुआ है। कुछ विचारक मानते हैं कि क्वांटम टनलिंग एक रूपक हो सकता है हमारे मानसिक या आध्यात्मिक अवरोधों को पार करने का, जहां हम अपने ही बनाए हुए विचारों, भय या सीमाओं को पार कर एक नई सोच तक पहुंच सकते हैं। यह विज्ञान और आत्मचिंतन का एक अद्भुत संगम है, जो यह दिखाता है कि ब्रह्मांड और मन दोनों ही संभावनाओं की दुनिया है। जहां एक छोटा कण दीवार पार कर सकता है, वहां एक सोच भी सीमाओं को पार कर सकती है। क्वांटम टनलिंग इस बात का प्रमाण है कि हमारी वास्तविकता उतनी सख्त और निश्चित नहीं है जितनी वह दिखती है। जो दीवारें हमें रोकती हैं, वे शायद केवल संभाव्यता की सीमाएं हैं जिन्हें पार किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि संभव और असंभव के बीच की रेखा उतनी स्पष्ट नहीं है, और कभी-कभी जब सब कुछ बंद लगता है, ब्रह्मांड चुपचाप एक सुरंग खोल देता है।
एक ऐसी राह जो केवल उन्हीं को दिखती है जो उसके नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। फोर्थ, जनरल रिलेटिविटी, सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 1915 में प्रस्तुत किया गया था और यह आज भी भौतिकी के सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि गुरुत्वाकर्षण वास्तव में एक बल नहीं, बल्कि स्थान और समय की ज्यामिति में वक्रता है। जब कोई वस्तु जैसे पृथ्वी या सूर्य अंतरिक्ष में मौजूद होती है तो वह अपने चारों ओर के स्पेस टाइम को मोड़ देती है, और जब कोई अन्य वस्तु उस विकृत स्थान में चलती है तो वह उस वक्रता का अनुसरण करती है। यही हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में अनुभव करते हैं। आइंस्टाइन ने इस विचार को एक साधारण रूपक से समझाया। कल्पना करें कि एक बड़ा गोला एक तने हुए चादर पर रखा गया है और फिर एक छोटा गोला पास से गुजरता है। छोटा गोला बड़े गोले के कारण बनी हुई झुकाव वाली सतह की दिशा में मुड़ जाएगा। यही चीज स्पेस टाइम में होती है। जब सूर्य जैसे बड़े पिंड मौजूद होते हैं तो वे स्पेस टाइम को मोड़ते हैं और पृथ्वी जैसी चीजें उस वक्रता के कारण उसकी कक्षा में घूमती हैं। यह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कहता था। जनरल रिलेटिविटी केवल विशाल आकाशीय पिंडों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समय को भी प्रभावित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जितना अधिक गुरुत्व बल होगा, समय उतना धीमा चलेगा, जिसे ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन कहा जाता है। यह प्रभाव जीपीएस सैटेलाइट्स में रोज अनुभव किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह की तुलना में अंतरिक्ष में समय थोड़ा तेज चलता है। बिना जनरल रिलेटिविटी के जीपीएस की पोजीशनिंग कई किलोमीटर गलत हो सकती है। यानी आइंस्टाइन का सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छुपा हुआ है। इस सिद्धांत ने ब्लैक होल्स, ग्रेविटेशनल वेव्स और स्पेस टाइम सिंगुलैरिटीज जैसे कई रहस्यों के द्वार खोले हैं। ब्लैक होल्स, जिनके बारे में पहले केवल अनुमान था, जनरल रिलेटिविटी की गणनाओं से ही सिद्ध हुए और आज हम उन्हें ब्रह्मांड में देख भी पा रहे हैं। इसी सिद्धांत ने ब्रह्मांड के विस्तार और बिग बैंग की अवधारणा को भी मजबूत आधार दिया। यह दिखाता है कि आइंस्टाइन का यह विचार केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की गहराइयों तक पहुंचने की कुंजी है। जनरल रिलेटिविटी केवल विज्ञान नहीं, बल्कि दर्शन में भी गूंजता है। यह हमारे एब्सोल्यूट टाइम के विश्वास को चुनौती देता है। अगर समय और स्थान स्थिर नहीं है, अगर वे वस्तुओं और उनकी गति के अनुसार बदलते हैं, तो हमारी वास्तविकता क्या है? क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं या फिर हम उस स्पेस टाइम वक्रता में बंधे हुए हैं जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं? यह सिद्धांत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम ब्रह्मांड के भीतर कैसे रहते हैं और क्या हम वास्तव में इसे नियंत्रित कर सकते हैं। आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी हमें केवल ब्रह्मांड के नियम नहीं सिखाता, यह हमें विनम्रता भी सिखाता है। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड कितनी जटिलता से बना है और हम अभी भी कितनी कम समझ पाते हैं। समय और स्थान, जिन्हें हम सबसे निश्चित मानते थे, वह भी उतने निश्चित नहीं हैं। यह विचार जब नींद की ओर झुकते हुए दिमाग में उतरता है तो एक अजीब शांति देता है कि शायद हर चीज बदल रही है, घूम रही है और फिर भी एक अदृश्य नियम से बंधी हुई है। फिफ्थ, ऑब्जर्वर इफेक्ट। ऑब्जर्वर इफेक्ट विज्ञान और दर्शन का एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारी वास्तविकता की प्रकृति को ही चुनौती देता है। इसका अर्थ यह है कि जब आप किसी चीज को मापते हैं या उसे देख रहे होते हैं, तो आप अनजाने में उस चीज को बदल देते हैं। क्वांटम फिजिक्स में यह प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा गया है, जहां एक कण की स्थिति और गति को एक साथ सटीक रूप से मापना असंभव है, क्योंकि मापन की प्रक्रिया स्वयं उस कण की स्थिति को प्रभावित कर देती है। इसका मतलब है, देखना केवल निष्पक्ष निरीक्षण नहीं, बल्कि हस्तक्षेप भी है। क्वांटम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वर इफेक्ट का सबसे चौंकाने वाला उदाहरण है। जब कोई कण दो छिद्रों वाले पर्दे से गुजरता है और कोई उसे नहीं देख रहा होता, तो वह तरंग की तरह बर्ताव करता है, यानी दोनों छिद्रों से एक साथ गुजरता है। लेकिन जैसे ही हम उसे देखने की कोशिश करते हैं, वह कण की तरह बर्ताव करता है, यानी केवल एक ही रास्ते से गुजरता है। इस प्रयोग ने विज्ञान की नींव हिला दी, क्योंकि इससे पता चला कि हमारी देखने की प्रक्रिया ही उस वस्तु की वास्तविकता को तय कर देती है। यह विचार गहराई से विचलित करने वाला है। अगर हमारी चेतना किसी वस्तु की प्रकृति को प्रभावित कर सकती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम किसी भी वस्तु की सच्चाई को तब तक नहीं जान सकते जब तक हम उसे प्रभावित न कर दें? या फिर यह कि सच्चाई जैसी कोई स्थिर चीज है ही नहीं, वह केवल तब बनती है जब हम उसे देखना शुरू करते हैं? यह सवाल विज्ञान से ज्यादा दार्शनिक हो जाता है,
जहां सच्चाई और चेतना के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। ऑब्जर्वर इफेक्ट केवल सूक्ष्म कणों तक सीमित नहीं है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी जब कोई जानता है कि उसे देखा जा रहा है तो वह अपने व्यवहार को बदल देता है। इसे हॉथर्न इफेक्ट भी कहा जाता है। यह मानव प्रकृति का हिस्सा है कि अवलोकन के नीचे हम अलग हो जाते हैं। क्या इसका मतलब है कि हमारी सच्ची पहचान केवल तभी प्रकट होती है जब कोई हमें नहीं देख रहा होता, या फिर हम वही बन जाते हैं जैसा हमें देखा जाता है? यह प्रभाव उन गहरे सवालों की ओर ले जाता है, जैसे कि क्या ब्रह्मांड तब भी मौजूद था जब कोई उसे देखने वाला नहीं था? कुछ दार्शनिक मानते हैं कि चेतना ही वह तत्व है जो ब्रह्मांड को वास्तविक बनाता है। अगर कोई देखने वाला नहीं होता तो क्या वास्तव में कोई कण या वस्तु मौजूद होती? क्वांटम फिजिक्स और ऑब्जर्वर इफेक्ट के आधार पर इसका उत्तर उतना स्पष्ट नहीं जितना हम सोचते हैं। यह विचार हमारे अस्तित्व के महत्व को फिर से परिभाषित करता है। जब हम इस ऑब्जर्वर इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह भी समझ में आता है कि हम खुद भी केवल पर्यवेक्षक नहीं हैं, हम खुद भी प्रभावशाली तत्व हैं। हम केवल दुनिया को नहीं देख रहे बल्कि उसे गढ़ भी रहे हैं। और जब हम इस विचार को रात में बिस्तर पर लेटकर सोचते हैं तो यह सब कुछ एक रहस्य जैसा लगने लगता है। शायद हर बार जब हम कुछ देखते हैं तो हम उसे बदल रहे होते हैं, और शायद खुद को भी। सिक्स्थ, स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी एक ऐसा सिद्धांत है जो ब्रह्मांड की सबसे गहरी और जटिल पहेली को समझने का प्रयास करता है। यह कहता है कि सब कुछ, चाहे वह कण हो या ऊर्जा, वह छोटे छोटे लचीले तारों के रूप में अस्तित्व में है। इन तारों की कंपन से ही कणों की विशेषताएं निर्धारित होती हैं। यह सिद्धांत सामान्य भौतिकी से बहुत परे जाता है, क्योंकि यह केवल हमारे 3 आयामों में सीमित नहीं है, बल्कि यह विचार करता है कि ब्रह्मांड में अधिक आयाम हो सकते हैं जो हमारे सामान्य अनुभव से परे हैं। स्ट्रिंग थ्योरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम यांत्रिकी को एक साथ जोड़ने का दावा करता है, जो पारंपरिक भौतिकी में असंभव माना जाता था। जबकि सामान्य सापेक्षता गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करती है और क्वांटम यांत्रिकी सूक्ष्म कणों के व्यवहार को समझाती है, स्ट्रिंग थ्योरी दोनों को एक साथ लाकर ब्रह्मांड के एक सुसंगत मॉडल की संभावना प्रस्तुत करती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड, जिसमें हर छोटी से छोटी कण की संरचना और उसकी गति शामिल है, वह केवल एक विशाल तारों के नेटवर्क का हिस्सा हो। लेकिन यह सिद्धांत अभी भी सिद्ध नहीं हुआ है। कोई भी सीधा प्रयोग नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि कण असल में तारों के रूप में होते हैं। कई वैज्ञानिक इसे पूरी तरह से काल्पनिक मानते हैं और कुछ इसे केवल एक गणितीय मॉडल के रूप में देखते हैं। हालांकि यह ब्रह्मांड के मौलिक सिद्धांतों को समझने का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, क्योंकि यह एक ऐसी संभावना का प्रस्ताव करता है जिसमें सभी प्राकृतिक बलों का एक साझा सिद्धांत हो। स्ट्रिंग थ्योरी का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें अधिक आयामों का विचार किया गया है। जबकि हम सामान्य रूप से 3 आयामों को जानते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और समय को चौथे आयाम के रूप में मानते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में कुल 10 या 11 आयाम हो सकते हैं। इन अतिरिक्त आयामों का कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता है, लेकिन यह सिद्धांत कहता है कि ये आयाम बेहद छोटे होते हैं और केवल अत्यधिक ऊर्जा की स्थितियों में ही प्रभावी होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में हर एक कण का व्यवहार एक स्ट्रिंग के रूप में समझा जा सकता है, जो अपनी कंपन से विभिन्न कणों का रूप ग्रहण करता है। यह सिद्धांत यह भी कहता है कि समय और स्थान केवल एक भ्रम हो सकते हैं और वास्तव में वे तारों के गतिशील नेटवर्क के हिस्से के रूप में अस्तित्व में हो सकते हैं। इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें न केवल भौतिकी की जटिलताओं को समझना होगा, बल्कि यह भी जानना होगा कि ब्रह्मांड के इन छिपे हुए आयामों की वास्तविकता क्या हो सकती है। स्ट्रिंग थ्योरी को लेकर कई विचार हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह हमारे ब्रह्मांड को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर प्रदान करता है। यदि यह सिद्धांत सही है तो यह हमारे सभी मौजूदा ज्ञान को एक नए स्तर पर लेकर जाएगा। यह हमें ब्रह्मांड की संरचना, समय और स्थान के बारे में पूरी तरह से नई समझ दे सकता है। यह सचमुच एक नए युग की शुरुआत हो सकती है, जहां विज्ञान और दर्शन का मिलाजुला अध्ययन हो सकता है। आखिरकार स्ट्रिंग थ्योरी सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व, ब्रह्मांड और समय के बारे में हमारी सोच को चुनौती देने वाला विचार है। क्या हम ब्रह्मांड को केवल अपनी सीमित समझ से देख रहे हैं,
या इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है जिसे हम देख और महसूस नहीं कर पा रहे हैं? यह सवाल हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही वह राज है जिसे एक दिन हम समझ पाएंगे। 7th, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी एक बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प सिद्धांत है जो क्वांटम यांत्रिकी के मूल तत्वों में से एक है। यह सिद्धांत यह बताता है कि कण, जैसे इलेक्ट्रॉन और फोटॉन, कभी कभी कणों की तरह व्यवहार करते हैं और कभी कभी तरंगों की तरह। इसका मतलब यह है कि कणों का व्यवहार स्थान और समय में उनकी प्रकृति के आधार पर बदल सकता है। जब हम इन कणों का निरीक्षण करते हैं तो वे कणों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जब हम उनका निरीक्षण नहीं करते तो वे तरंगों की तरह कार्य करते हैं। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है डबल स्लिट प्रयोग। इस प्रयोग में जब एक कण को दो छिद्रों के माध्यम से गुजारने दिया जाता है तो वह एक तरंग की तरह फैलता है और दोनों छिद्रों से होकर अलग अलग स्थानों पर पहुंचता है, जिससे एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। यह पैटर्न तभी उत्पन्न होता है जब तरंगें एक दूसरे से मिलती हैं और एक दूसरे को बढ़ाती या घटाती हैं। लेकिन जब हम कणों को मापने के लिए उपकरण का उपयोग करते हैं तो यह पैटर्न गायब हो जाता है और कण केवल एक छिद्र से गुजरता है, जैसे कि वह एक कण हो। यह परिणाम केवल कणों के साथ ही नहीं बल्कि प्रकाश के साथ भी दिखाई देता है। जब हम प्रकाश को एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा के रूप में देखते हैं तो वह एक कण के रूप में काम करता है, जिसे फोटॉन कहा जाता है। लेकिन जब हम उसे एक विस्तृत स्थान में फैलते हुए देखते हैं तो वह एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। यही कारण है कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ने भौतिकी के पारंपरिक सिद्धांतों को चुनौती दी है, क्योंकि यह एक ही वस्तु को दोनों तरीकों से समझने की आवश्यकता प्रस्तुत करता है। इस सिद्धांत का प्रभाव केवल प्रयोगात्मक भौतिकी तक ही सीमित नहीं है। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ने हमें यह समझने में भी मदद की है कि ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति क्या हो सकती है। क्या कण और तरंगें एक ही वास्तविकता के दो विभिन्न पहलू हैं, या क्या दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जो एक ही वस्तु की पहचान में मदद करती हैं? यह सवाल विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारी वास्तविकता को समझने के तरीके को प्रभावित करता है। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का यह द्वैतिक स्वभाव भी हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड की वास्तविकता को समझने के लिए हमें अपने पूर्वाग्रहों और धारणाओं को छोड़ना होगा। जब तक हम कणों और तरंगों को दो अलग अलग चीजों के रूप में देखेंगे, तब तक हम इसकी सच्चाई को नहीं समझ सकते। असल में यह सिद्धांत हमें यह दिखाता है कि चीजें उतनी सरल नहीं होती जितनी हम उन्हें समझते हैं, और हमें अधिक गहरे और व्यापक दृष्टिकोण से ब्रह्मांड को देखने की आवश्यकता होती है। आज के समय में वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का अध्ययन क्वांटम यांत्रिकी के अत्यधिक जटिल और विकासशील क्षेत्र में किया जा रहा है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे कण और तरंगें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और हम इन दोनों रूपों को एक साथ कैसे देख सकते हैं। यह हमें यह भी बताता है कि ब्रह्मांड की वास्तविकता हमारे सामान्य अनुभव से कहीं अधिक जटिल और विविध है, और हमें इसे समझने के लिए पारंपरिक सोच से बाहर निकलना होगा। इस सिद्धांत के अनुसंधान और प्रयोगों के साथ हम शायद एक दिन पूरी तरह से समझ पाएंगे कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का क्या मतलब है और यह हमारे ब्रह्मांड के मौलिक सिद्धांतों को कैसे प्रभावित करता है। क्या कण और तरंग केवल भिन्न भिन्न रूपों में एक ही तत्व हैं, या यह दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं जिन्हें हम केवल एक साथ देख नहीं सकते? यह सवाल भविष्य के विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 8. एंट्रोपी। एंट्रोपी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो विशेष रूप से थर्मोडायनामिक्स और सूचना सिद्धांत में प्रमुख रूप से देखी जाती है। इसे हम एक तरह से अव्यवस्था के रूप में समझ सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स के संदर्भ में यह सिद्धांत बताता है कि किसी भी बंद तंत्र में समय के साथ अव्यवस्था बढ़ती जाती है। इसका मतलब यह है कि ऊर्जा का वितरण अंततः अधिक असंगत और अप्रत्याशित रूप में हो जाएगा और किसी भी प्रक्रिया में पूरी तरह से निष्क्रियता की स्थिति में पहुंचने की संभावना होगी, जिसे हम थर्मल संतुलन कहते हैं। एंट्रोपी का विचार पहली बार सादे शब्दों में यह बताने के लिए विकसित हुआ था कि ऊर्जा और पदार्थ की स्थिति समय के साथ कैसे बदलती है। उदाहरण के लिए, जब आप एक गर्म वस्तु को ठंडी वस्तु के पास रखते हैं तो गर्म वस्तु ठंडी हो जाती है और ठंडी वस्तु गर्म हो जाती है, जिससे ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा की व्यवस्था में गिरावट आती है और यह संतुलन की ओर बढ़ता है, जिसे हम उच्च एंट्रोपी के रूप में देख सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ऊर्जा खत्म हो जाती है, बल्कि वह अधिक असंगत तरीके से वितरित हो जाती है।
इसी तरह से हम पदार्थ के सापेक्ष भी यही देख सकते हैं। एक बंद प्रणाली में जब हम उसमें काम या परिवर्तन करते हैं तो पूरे सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है। यह बढ़ती हुई अव्यवस्था यह दर्शाती है कि किसी भी तंत्र की पूरी तरह से नियंत्रित स्थिति लगभग असंभव है। इसलिए एंट्रोपी जितनी अधिक होगी, उस प्रणाली में व्यवस्था उतनी ही कम होगी। इस प्रकार यह अवधारणा उस सार्वभौमिक प्रवृत्ति को व्यक्त करती है जिसके तहत ऊर्जा और पदार्थ हमेशा अधिक असंगत और अव्यवस्थित स्थिति में जाने की कोशिश करते हैं। एंट्रोपी का एक दिलचस्प पहलू यह है कि यह हमारे पूरे ब्रह्मांड के विकास को भी प्रभावित करता है। यह मान्यता है कि ब्रह्मांड का अंतिम लक्ष्य हीट डेथ की स्थिति तक पहुंचना है, जहां सभी ऊर्जा समान रूप से वितरित हो जाएगी और कोई भी प्रक्रियात्मक कार्य नहीं होगा। इसे उच्चतम एंट्रोपी का स्थितिक बिंदु कहा जाता है और इस अवस्था में सभी पदार्थ और ऊर्जा एक समान तापमान और घनत्व में होंगे, जिससे कोई कार्य संभव नहीं होगा। अब जबकि एंट्रोपी भौतिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका उपयोग सूचना सिद्धांत में भी किया जाता है। सूचना सिद्धांत में एंट्रोपी का मतलब उस सूचना के अव्यवस्था से है जिसे हम प्राप्त करते हैं। जब एक संदेश बहुत कम अनुमानित होता है तो उसकी एंट्रोपी अधिक होती है। दूसरे शब्दों में, यदि एक संदेश बहुत अधिक अव्यवस्थित और अप्रत्याशित है तो उसकी जानकारी अधिक होती है, जबकि एक साधारण और निश्चित संदेश की एंट्रोपी कम होती है। एंट्रोपी का सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी देखने को मिलता है। हम किसी भी क्रमबद्ध प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के बजाय अधिक अव्यवस्थित और अप्रत्याशित रूप में होते हैं। यही कारण है कि प्राकृतिक प्रक्रियाएं स्वाभाविक रूप से अव्यवस्था की ओर बढ़ती हैं। हम इसे एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आप कमरे को बिना ध्यान दिए छोड़ देंगे तो वह अव्यवस्थित हो जाएगा। यह स्वाभाविक रूप से एंट्रोपी के बढ़ने का उदाहरण है। इस तरह एंट्रोपी सिर्फ भौतिक विज्ञान या थर्मोडायनामिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए एक मूल्यवान सिद्धांत बन जाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों चीजें अपनी उच्चतम अव्यवस्था की स्थिति की ओर बढ़ती हैं, चाहे वह ऊर्जा का वितरण हो, पदार्थ की स्थिति हो या यहां तक कि जानकारी का प्रसार भी। एंट्रोपी का अध्ययन हमें ब्रह्मांड के मौलिक सिद्धांतों को समझने और जीवन की प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से जानने में मदद करता है। 9. क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक रहस्यमय और अद्भुत सिद्धांत है जो क्वांटम यांत्रिकी के सबसे जटिल और अप्रत्याशित पहलुओं में से एक है। यह सिद्धांत कहता है कि दो कण, जैसे कि इलेक्ट्रॉन या फोटॉन, एक दूसरे से इस हद तक जुड़े होते हैं कि एक कण की स्थिति को बदलने पर दूसरे कण की स्थिति तुरंत बदल जाती है, चाहे वे दोनों कण एक दूसरे से कितनी भी दूर क्यों न हों। इसे सांठगांठ के रूप में समझा जाता है, जो कि विज्ञान के परंपरागत विचारों के खिलाफ जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत पारंपरिक स्थानीयता के सिद्धांत को चुनौती देता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट को 1935 में अल्बर्ट आइंस्टीन, नाथन रोजेंथल और बॉर्डो जोसेफ द्वारा एक प्रसिद्ध विचार प्रयोग EPR पैरेक्सक्स में प्रस्तुत किया गया था। आइंस्टीन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, क्योंकि यह सिद्धांत उस समय के भौतिक नियमों से बिल्कुल विपरीत था जो स्थानीय प्रभावों को मानते थे। हालांकि बाद में कई प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि क्वांटम एंटेंगलमेंट वास्तव में वास्तविक है और यह विचार वास्तविकता के करीब एक सिद्धांत बन गया है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि आप एक एंटेंगल्ड कण को किसी दिशा में मापते हैं तो दूसरे कण की स्थिति तुरंत निर्धारित हो जाती है, भले ही वह कण लाखों किलोमीटर दूर हो। उदाहरण के लिए, यदि एक कण का स्पिन ऊपर होता है तो दूसरे कण का स्पिन नीचे होगा, और यह परिवर्तन तब होता है जब आप एक कण की स्थिति मापते हैं। इसे स्पिन एंटेंगलमेंट कहा जाता है और यह सिद्धांत क्वांटम सुपरपोजिशन से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें कण एक साथ कई अवस्थाओं में होते हैं। यह सिद्धांत हमें दिखाता है कि कणों के बीच गहरी और रहस्यमय कनेक्शन हो सकते हैं, जिनके बारे में हम पारंपरिक भौतिकी से नहीं सोच सकते थे। यह क्वांटम यांत्रिकी की ऐसी विशेषता है जो सामान्य नियमों को तोड़ती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट का प्रभाव न केवल कणों के व्यवहार पर है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के विकास और संरचना को भी प्रभावित करता है। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों के बीच सूक्ष्म कनेक्शंस हो सकते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, और यह हमें वास्तविकता के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से चुनौती देता है।
क्वांटम एंटेंगलमेंट के कई संभावित अनुप्रयोग हैं, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। क्वांटम कंप्यूटर इस सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं ताकि वे अधिक जटिल और तेज प्रक्रियाओं को हल कर सकें, जबकि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का उद्देश्य एक असंभव सेफ और सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन प्रणाली बनाना है, जिसमें किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का कोई असर नहीं होगा। इन अनुप्रयोगों के जरिए हम एक नई तकनीकी दुनिया की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, जहां सूचना और डेटा सुरक्षा की परिभाषाएं बदल सकती हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट को समझना एक ऐसी यात्रा है जो भौतिकी और दर्शन दोनों की सीमाओं को छूने का प्रयास करती है। यह सिद्धांत यह दिखाता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना अजीब और रहस्यमय है, और यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे अनुभव केवल एक सतही स्तर पर ही सच्चे हैं? क्या हम जो देखते हैं वह पूरी वास्तविकता का केवल एक छोटा हिस्सा है? क्या हम उन गहरे कनेक्शनों को समझ पाए हैं जो हमारे चारों ओर हैं, लेकिन जिन्हें हम देख नहीं सकते? क्वांटम एंटेंगलमेंट के जवाब में हमें शायद इन सवालों के हल मिले। 10th, ग्रेविटेशनल वेव्स। गुरुत्वाकर्षण की लहरें एक ऐसी अवधारणा है जो आर्थर एडिंगटन और अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांतों पर आधारित है, और यह ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत और चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक है। यह सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड में भारी वस्तुओं के बीच घटनाएं, जैसे कि काले छेदों का मिलन या न्यूट्रॉन तारे की मर्ज में इतनी तीव्र ऊर्जा उत्पन्न होती है कि वह स्पेस टाइम के कपड़े में लहरों की तरह फैल जाती है। इन लहरों का आकार ब्रह्मांड में अंतरिक्ष और समय के विक्षोभ से उत्पन्न होता है, और इसे हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स के सिद्धांत को सबसे पहले 1916 में आइंस्टीन ने अपने सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत के तहत प्रस्तावित किया था। उनके अनुसार जब कोई भारी वस्तु गति करती है तो यह आसपास के स्पेस टाइम को विकृत कर सकती है। इस विकृति से उत्पन्न होने वाली लहरें तब चारों ओर फैलती हैं, जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती हैं। हालांकि यह सिद्धांत तब तक केवल गणनात्मक रूप में था और कोई भी प्रयोगात्मक प्रमाण नहीं था। कई दशकों बाद 2015 में एलाइजियो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी द्वारा पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स का प्रत्यक्ष रूप से पता लगाया गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि यह सिद्धांत को वास्तविकता में बदलने का पहला ठोस प्रमाण था। लाइगो ने काले छेदों के दो सुपरमासिव मिलन से उत्पन्न होने वाली इन लहरों को सटीक रूप से माप लिया। यह खोज हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि यह हमें एक नई खगोल भौतिकीय प्रणाली से जोड़ती है। ग्रेविटेशनल वेव्स को समझना यह स्पष्ट करता है कि हमारे ब्रह्मांड में कोई भी घटना जो ऊर्जा उत्पन्न करती है वह प्रभावी रूप से समय और स्थान में गहरी छाप छोड़ सकती है। ये लहरें जो स्पेस टाइम में बदलाव लाती हैं, उन्हें मापने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसमें अंतरिक्ष में दूरी मापने की विधियों का इस्तेमाल होता है। इस प्रक्रिया में अत्यधिक सटीक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन अत्यधिक सूक्ष्म विक्षोभों का पता लगाया जा सके। ग्रेविटेशनल वेव्स न केवल ब्रह्मांड के निर्माण और विकास को समझने में मदद करती हैं, बल्कि वे हमारे पूरे अस्तित्व को एक नई रोशनी में देखने की क्षमता प्रदान करती हैं। ये हमें यह समझने में मदद करती है कि ब्रह्मांड की संरचना कैसे कार्य करती है और इसके अंदर घटने वाली घटनाओं का प्रभाव कैसे हमारे चारों ओर महसूस होता है। इससे हमें ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन तारों और सुपरनोवा जैसी घटनाओं के बारे में नई जानकारी मिल सकती है, जिन्हें हम पहले केवल परोक्ष रूप से ही समझते थे। इन लहरों की पहचान करना और मापना भौतिकी और खगोल शास्त्र के अध्ययन में एक नई क्रांति का प्रतिनिधित्व करता है। यह वैज्ञानिकों को हमें और हमारे ब्रह्मांड को समझने के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलने का अवसर प्रदान करता है। भविष्य में इन लहरों के अध्ययन से हम और भी अधिक तथ्यों की खोज कर सकते हैं, जो हमारे ब्रह्मांड की रहस्यमयी और जटिल प्रकृति को उजागर कर सकते हैं। 11th, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल्स वे कण होते हैं जो किसी और छोटे हिस्सों में नहीं टूट सकते। ये हमारे ब्रह्मांड की बुनियादी इकाइयां होती हैं, जिनके आधार पर सभी अन्य पदार्थ और शक्तियां बनती हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन, क्वार्क और न्यूट्रिनो जैसी कणें फंडामेंटल पार्टिकल्स के उदाहरण हैं। ये कण हमारे अस्तित्व और पदार्थ के निर्माण का सबसे गहरा आधार हैं, और इन्हें समझने से हम ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी संरचना को समझ सकते हैं। इन कणों के बीच की शक्तियां और उनके कार्य प्रणाली के अध्ययन से हम विज्ञान के कई रहस्यों को जान सकते हैं,
अभी तक वैज्ञानिकों ने 17 फंडामेंटल पार्टिकल्स की पहचान की है, जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। इन कणों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: क्वार्क, लेप्टन और बोसॉन। क्वार्क वे कण होते हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के निर्माण में सहायक होते हैं। लेप्टन में इलेक्ट्रॉन जैसे कण आते हैं, जबकि बोसॉन कण होते हैं जो शक्तियों का आदान प्रदान करते हैं। इन कणों की समझ हमें पदार्थ और ऊर्जा की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के विकास और प्राकृतिक नियमों को समझने में सहायता करती है। इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के गुण और व्यवहार बहुत ही अद्वितीय होते हैं। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन एक नकारात्मक चार्ज वाला कण है जो परमाणु के बाहरी भाग में स्थित होता है और यह पदार्थ की रासायनिक गुणधर्मों का निर्धारण करता है। वहीं क्वार्क पदार्थ के केंद्र में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के निर्माण में सहायक होते हैं। इन कणों की गति, उनकी सापेक्षिक ऊर्जा और उनका परस्पर प्रभाव ब्रह्मांड के हर हिस्से में व्याप्त होते हैं और ये सभी पदार्थों के गुण और प्रकृति को निर्धारित करते हैं। पारंपरिक दृष्टिकोण से हम पदार्थ को ठोस और स्थिर मानते थे, लेकिन इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के अध्ययन से हमें यह पता चला है कि पदार्थ असल में बहुत लचीला और गतिशील होता है। इन कणों के व्यवहार में बहुत अधिक अनिश्चितता और ऊर्जा की तरंगें होती हैं। उदाहरण के तौर पर क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ये कण एक समय में कई स्थानों पर हो सकते हैं, जो हमें पारंपरिक भौतिकी से बिल्कुल अलग एक नई वास्तविकता का परिचय कराते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में ब्रह्मांड की गति और पदार्थ की संरचना को समझना और भी जटिल हो जाता है। फंडामेंटल कणों के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के उत्पत्ति, उसकी शुरुआत और इसके विभिन्न घटकों के बीच के रिश्तों को समझने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए हिग्स बोसन की खोज ने हमें यह समझने में मदद की कि कणों को द्रव्यमान कैसे मिलता है। इस प्रकार फंडामेंटल पार्टिकल्स के अध्ययन से हमें न केवल ब्रह्मांड के भौतिक और रासायनिक पहलुओं को समझने में मदद मिलती है, बल्कि यह भी हमें यह समझने में सहायता करता है कि हम और हमारे आसपास का संसार कैसे काम करता है। जब हम इन कणों के बारे में बात करते हैं तो हम केवल परमाणु की संरचना तक सीमित नहीं होते। यह विज्ञान का सबसे गहरा पहलू है, क्योंकि इन कणों के अध्ययन से हम ब्रह्मांड के प्रारंभ, इसके विकास और इसके अंत के बारे में नए विचारों तक पहुंच सकते हैं। भविष्य में इन कणों की समझ हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद कर सकती है, जो हमारे अस्तित्व और हमारी दुनिया को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। 12th एरो ऑफ टाइम। एरो ऑफ टाइम एक अवधारणा है जो समय की दिशा को समझने में मदद करती है। सामान्य तौर पर हम समय को एक रैखिक और निरंतर प्रवाह के रूप में अनुभव करते हैं, जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य की स्पष्ट सीमाएं होती हैं। इस सिद्धांत के तहत समय एक निश्चित दिशा में बहता है, जो पहले से अब तक की घटनाओं के क्रम को दर्शाता है। यह अनुभव हमें जीवन के हर पहलू में होता है, जैसे कि जब हम किसी वस्तु को गिरते हुए देखते हैं या एक घड़ी को टिकते हुए। एरो ऑफ टाइम इस प्रवाह की व्याख्या करने की कोशिश करता है। इस सिद्धांत के अनुसार समय केवल एक दिशा में बहता है और यह रुकता या उलटता नहीं है। समय का यह एक तरफा प्रवाह थर्मोडायनामिक्स के द्वितीय नियम से मेल खाता है, जिसे एंट्रोपी के रूप में जाना जाता है। इसे साधारण शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि समय के साथ हर चीज की अव्यवस्था बढ़ती जाती है। इसीलिए अतीत में हुई घटनाएं भविष्य में होने वाली घटनाओं की तुलना में अधिक व्यवस्थित होती हैं। यही कारण है कि हम एक कप को गिरते हुए देख सकते हैं, लेकिन उसे खुद से ऊपर उठता हुआ नहीं देख सकते। एरो ऑफ टाइम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें ब्रह्मांड के अस्तित्व के समय की दिशा को समझने में मदद करता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग के रूप में मानी जाती है, जो लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ था। इसके बाद से समय का एक दिशात्मक प्रवाह शुरू हुआ, जिससे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इस विचार के अनुसार भविष्य में भी ब्रह्मांड का विस्तार होता रहेगा, जिससे समय की दिशा और गति को निर्धारित किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में एरो ऑफ टाइम ब्रह्मांड के जीवन चक्र को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। समय के इस दिशा के अध्ययन से हमें यह भी समझने में मदद मिलती है कि ब्रह्मांड के अंतिम रूप में क्या होगा। उदाहरण के लिए, यदि हम ब्रह्मांड के विकास को देखें तो यह सिद्धांत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भविष्य में ब्रह्मांड का विस्तार अनंत रूप से होगा या फिर किसी समय पर इसका सिकुड़ना शुरू होगा। यह समय की दिशा को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो न केवल भौतिकी,
बल्कि ब्रह्मांड विज्ञान के अध्ययन को भी प्रभावित करता है। एरो ऑफ टाइम का विज्ञान में अहम स्थान है, क्योंकि यह समय की अवधारणा को भौतिक घटनाओं के साथ जोड़ता है। इसके द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि हम अतीत को क्यों बदल नहीं सकते और भविष्य की घटनाओं को क्यों नहीं जान सकते। यह सिद्धांत समय को एक बुनियादी भौतिक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करता है, जो हमारे हर अनुभव और जीवन की गति को निर्धारित करता है। इसके माध्यम से हम उन समस्याओं और घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं जो समय के अनिवार्य प्रवाह के साथ जुड़ी होती हैं। समय का एरो का यह विचार कई वैज्ञानिक और दार्शनिक बहसों का हिस्सा रहा है। कई भौतिकविद और दार्शनिक इस बात पर विचार करते हैं कि क्या समय का यह दिशा निर्देश स्थिर है या यह कभी बदल सकता है। क्या भविष्य में समय की दिशा उलट सकती है, या फिर क्या समय का यह प्रवाह ब्रह्मांड के और भी गहरे पहलुओं से जुड़ा हुआ है। इन सवालों के उत्तर तलाशना एरो ऑफ टाइम की खोज को और भी रोमांचक बनाता है। 13th क्वांटम फील्ड। क्वांटम फील्ड सिद्धांत एक ऐसा विचार है जो क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक कण, जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन आदि, एक प्रकार के अदृश्य क्षेत्र या फील्ड का हिस्सा होते हैं। इस फील्ड को क्वांटम फील्ड कहा जाता है और इसके माध्यम से कणों का अस्तित्व होता है। इस सिद्धांत के अनुसार कणों का व्यवहार उनके आसपास के फील्ड के व्यवहार पर निर्भर करता है, यानी कण खुद से नहीं होते, बल्कि वे फील्ड के स्थानों पर उभरते हैं। क्वांटम फील्ड सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह ब्रह्मांड के हर हिस्से में फैलने वाला एक प्रकार का ऊर्जा का क्षेत्र है। इसे एक महासागर की तरह समझा जा सकता है, जिसमें कण बुदबुदाते रहते हैं। यह ऊर्जा कभी स्थिर नहीं रहती, बल्कि हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है। जैसे एक समुद्र में लहरें उठती हैं, वैसे ही इस फील्ड में ऊर्जा की तरंगें और कण उभरते और गायब होते रहते हैं। इन लहरों के माध्यम से कणों के गुण जैसे ऊर्जा, स्पिन और अन्य भौतिक गुण तय होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यह फील्ड केवल सामान्य पदार्थ या कणों तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसके प्रभाव ब्रह्मांड के हर कोने में फैलते हैं। इससे यह सवाल उठता है कि क्या ये फील्ड कभी खत्म हो सकते हैं? क्या यह ब्रह्मांड के हर कण के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है? और क्या हम केवल इसके प्रभावों को ही देख पाते हैं, जबकि इसका वास्तविक रूप हमारे लिए अदृश्य रहता है? क्वांटम फील्ड का यह रहस्यमय पहलू इसे एक दिलचस्प और जटिल सिद्धांत बनाता है। क्वांटम फील्ड सिद्धांत की मदद से कई अद्भुत भौतिक घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यह कणों के बीच के इंटरेक्शन को समझने में मदद करता है। कण जब किसी फील्ड के प्रभाव में आते हैं, तो वे अपनी ऊर्जा को एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं। यही ऊर्जा का आदान प्रदान ही कणों के बीच के बलों का कारण बनता है। इससे हम समझ सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल और अन्य बलों का मूल क्या हो सकता है। क्वांटम फील्ड के सिद्धांत का प्रभाव केवल थ्योरी में ही नहीं, बल्कि वास्तविकता में भी महसूस किया जा सकता है। इसका उदाहरण क्वांटम फ्लक्चुएशंस से मिलता है, जो खाली स्थान में ऊर्जा की तरंगों के रूप में होती हैं। यह सिद्धांत यह भी बताता है कि हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, वह एक अदृश्य और अपार शक्ति के नियंत्रण में है, जो कि इस क्वांटम फील्ड के रूप में कार्य करता है। यह एक तरह से ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है, जो अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। क्वांटम फील्ड सिद्धांत को और भी समझने के लिए वैज्ञानिक इस पर निरंतर शोध कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सिद्धांत को और विस्तार से समझने से हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्लैक होल्स और अन्य गहरे भौतिक घटनाओं को समझने में सक्षम होंगे। ये विचारक मानते हैं कि क्वांटम फील्ड के अध्ययन से हम न केवल कणों के मूल को समझ सकते हैं, बल्कि ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर घटनाओं का भी विश्लेषण कर सकते हैं। इसे ब्रह्मांड के सुपर संरचनाओं की खोज की दिशा में एक कदम माना जाता है। 14th इंफॉर्मेशन थ्योरी। इंफॉर्मेशन थ्योरी एक अत्यधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो जानकारी के माप और प्रसारण को समझने का प्रयास करता है। यह सिद्धांत शैनन द्वारा 1948 में प्रस्तुत किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जानकारी कैसे मापी जाती है और किस प्रकार से इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सही तरीके से प्रसारित किया जा सकता है। शैनन ने यह सिद्धांत डाटा ट्रांसमिशन और संचार प्रणालियों की दक्षता बढ़ाने के लिए तैयार किया था। इस सिद्धांत को केवल कंप्यूटर विज्ञान में ही नहीं, बल्कि भौतिकी, जैविकी और अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी लागू किया जाता है। इंफॉर्मेशन थ्योरी के अनुसार जानकारी केवल कुछ हद तक मात्रा और गुणवत्ता में मापी जा सकती है।
इसे बिट्स में मापा जाता है, जो किसी भी प्रकार की जानकारी का सबसे बुनियादी रूप है। उदाहरण के लिए, यदि किसी संदेश में दो संभावित विकल्प हैं, जैसे हाँ और नहीं, तो इस संदेश की जानकारी को एक बिट के रूप में मापा जा सकता है। इस सिद्धांत के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि किसी संदेश को कितनी दक्षता से संप्रेषित किया जा सकता है और इसके प्रसारण में कितनी त्रुटियां हो सकती हैं। इंफॉर्मेशन थ्योरी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान डेटा संपीड़न और त्रुटि सुधार, एरर करेक्शन में था। यह सिद्धांत यह बताता है कि जब हम किसी सूचना को संचारित करते हैं, तो वह निश्चित रूप से एक माध्यम, जैसे एटीएम, रेडियो तरंगें, इंटरनेट के माध्यम से गुजरती है, जिसमें नकल या विफलता की संभावना हो सकती है। इंफॉर्मेशन थ्योरी की मदद से हम यह समझ सकते हैं कि कैसे त्रुटियों को कम किया जा सकता है और संदेश को बेहतर तरीके से, सही तरीके से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यह सिद्धांत संचार प्रणालियों में बहुत उपयोगी साबित हुआ है। इंफॉर्मेशन थ्योरी का एक और अहम पहलू सूचना के कुशलता से संग्रहित और संसाधित करने के तरीके को समझने में है। कंप्यूटर विज्ञान में डेटा स्टोर और रिट्रीवल की दक्षता बढ़ाने के लिए इसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे तकनीकी उन्नति होती जाती है, हम देख रहे हैं कि डेटा का प्रसारण और संग्रहण तेजी से बढ़ता जा रहा है। इंफॉर्मेशन थ्योरी इन तकनीकों को और बेहतर बनाने का काम करता है, ताकि हम कम समय में अधिक डेटा भेज सकें। इसका प्रभाव हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी देखा जा सकता है, जैसे मोबाइल फोन, इंटरनेट और अन्य डिजिटल प्रणालियां। इस सिद्धांत का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह केवल तकनीकी समस्याओं के समाधान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी जानकारी के स्वरूप और इसके प्रसारण के तरीके को भी प्रभावित करता है। जैसे जैसे हम और अधिक जटिल प्रणालियों को समझने की कोशिश करते हैं, इंफॉर्मेशन थ्योरी हमें यह समझने में मदद करती है कि ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है और किस प्रकार इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी हानि के पहुंचाया जा सकता है। यह सिद्धांत विज्ञान और गणित के कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला चुका है। इंफॉर्मेशन थ्योरी की महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संचार प्रणाली के प्रत्येक पहलू को अनुकूलित किया जा सकता है। इस सिद्धांत को लागू करते हुए हम डिजिटल युग में संवाद के नए तरीके और संचार नेटवर्क बना सकते हैं। चाहे वह टेक्स्ट संदेश हो, इमेज ट्रांसफर हो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हम सभी को यह समझने की जरूरत है कि इन तकनीकों का प्रभाव केवल हमारे संचार को सरल बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सूचना के प्रसारण में निहित बारीकियों को भी प्रभावित करता है। अंत में, इंफॉर्मेशन थ्योरी का उपयोग केवल तकनीकी दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि यह मनुष्यों के बीच की संचार प्रक्रियाओं को भी समझने में सहायक हो सकता है। इसका उपयोग सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान में भी किया जाता है, जहां हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि लोग जानकारी को कैसे प्रोसेस करते हैं और उसे दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। यही कारण है कि इंफॉर्मेशन थ्योरी हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। 15. स्पेशल रिलेटिविटी। विशेष सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में प्रस्तुत किया था और इसने भौतिकी की दुनिया में क्रांति ला दी थी। इस सिद्धांत के अनुसार गति और समय को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि वे दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसका मतलब यह है कि समय का प्रवाह और स्थान का आकार उन गति की स्थिति पर निर्भर करते हैं जिस पर कोई वस्तु या व्यक्ति चल रहा हो। इस सिद्धांत ने यह दिखाया कि गति के साथ समय धीमा हो सकता है और लंबाई संकुचित हो सकती है। इस सिद्धांत का सबसे प्रसिद्ध परिणाम है समय का विस्तार, टाइम डायलेशन, और लंबाई का संकुचन, लेंथ कंट्रैक्शन। समय का विस्तार यह दर्शाता है कि जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब गति करती है, तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति तेज गति से यात्रा करता है, तो उसके लिए समय एक स्थिर व्यक्ति के मुकाबले अधिक धीरे धीरे बीतेगा। इसके परिणाम स्वरूप जब वह यात्रा से लौटेगा, तो वह पहले की तुलना में कम उम्र का महसूस करेगा। विशेष सापेक्षता सिद्धांत का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है कि कोई भी वस्तु जो प्रकाश की गति से यात्रा करने की कोशिश करती है, उसे अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब जाती है, उसका द्रव्यमान बढ़ता जाता है और उसे गति प्राप्त करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कोई भी वस्तु कभी भी प्रकाश की गति तक नहीं पहुंच सकती। इस सिद्धांत के आधार पर आइंस्टीन ने प्रसिद्ध समीकरण E = mc/2
प्रस्तुत किया, जो बताता है कि ऊर्जा ई और द्रव्यमान मीटर आपस में जुड़े होते हैं और आपसी रूपांतरण किया जा सकता है। इस समीकरण के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदलने का भी सिद्धांत है। यह सिद्धांत परमाणु बम के विकास के लिए आधार बना और यह आधुनिक भौतिकी का आधार बना। स्पेशल रिलेटिविटी ने समय और स्थान के बारे में हमारी पारंपरिक धारणाओं को पूरी तरह से बदल दिया। इससे पहले हमें लगता था कि समय और स्थान स्वतंत्र और निरंतर होते हैं, लेकिन इस सिद्धांत ने यह साबित किया कि ये दोनों गुण गति और द्रव्यमान के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। इसने हमारे ब्रह्मांड के बारे में सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है और हमें यह समझने का मौका दिया है कि हमारे चारों ओर की वास्तविकता कितनी जटिल है। विशेष सापेक्षता का सिद्धांत न केवल भौतिकी में बल्कि अन्य विज्ञानों में भी महत्वपूर्ण योगदान दे चुका है। उदाहरण के तौर पर जीपीएस तकनीक का काम इस सिद्धांत पर आधारित है। जीपीएस सैटेलाइट्स उच्च गति से पृथ्वी के चारों ओर घूमती हैं और उनका समय धीमा होता है। इसलिए पृथ्वी पर बैठी जीपीएस डिवाइसों को सही स्थान जानने के लिए इस सिद्धांत को ध्यान में रखना पड़ता है। इस सिद्धांत ने सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से भौतिकी के हमारे दृष्टिकोण को बदल दिया है। 16th, ब्लैक होल फिजिक्स। ब्लैक होल फिजिक्स ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और जटिल अवधारणाओं में से एक है। ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी उससे बाहर नहीं निकल सकता। जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंत में ध्वस्त होता है तो वह एक ब्लैक होल में परिवर्तित हो सकता है। यह सोचने में डर लगता है कि एक जगह ऐसी भी हो सकती है जहां भौतिकी के हमारे सामान्य नियम विफल हो जाते हैं और समय व स्थान का मतलब ही बदल जाता है। ब्लैक होल का सबसे खौफनाक पहलू है उसका सिंगुलैरिटी, जहां घनत्व अनंत हो जाता है और हमारे सभी भौतिक नियम टूट जाते हैं। यहां सामान्य सापेक्षता जनरल रिलेटिविटी भी अपना उत्तर खो देती है और क्वांटम सिद्धांत की जरूरत पड़ती है। सिंगुलैरिटी ब्रह्मांड की सबसे चरम अवस्था है जहां स्पेस टाइम की कपड़े जैसे संरचना फटने लगती है। यह क्षेत्र आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है, क्योंकि हम अभी तक इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाए हैं, बस इसके प्रभावों को मापते हैं। ब्लैक होल का एक और जटिल पहलू है उसका इवेंट होराइजन, एक सीमा रेखा जिसके पार कुछ भी नहीं लौट सकता। जब कोई वस्तु इस सीमा को पार कर जाती है तो वह ब्रह्मांड से गायब हो जाती है। यह एक तरह से ब्रह्मांड का अंतिम छोर है। इसने भौतिकविदों को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या जानकारी हमेशा के लिए खो जाती है। हॉकिंग रेडिएशन के सिद्धांत ने यह आशा दी कि ब्लैक होल समय के साथ विकिरण उत्सर्जित करते हैं, लेकिन इससे नई बहसें शुरू हो गईं। ब्लैक होल समय और गुरुत्वाकर्षण के बीच एक खतरनाक नृत्य है। जैसे जैसे कोई वस्तु ब्लैक होल के पास जाती है उसका समय धीमा होता जाता है। एक पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से वस्तु कभी भी ब्लैक होल में गिरती नहीं दिखती, वह बस धीमी होती जाती है, लेकिन वस्तु के लिए वह पल भर में अंदर समा जाती है। यह विरोधाभास समय और वास्तविकता की हमारी समझ को पूरी तरह झकझोर देता है। ब्लैक होल सिर्फ खगोलीय पिंड नहीं है, वे समय और अस्तित्व के गहरे रहस्यों की चाबी हैं। ब्लैक होल्स केवल विनाशकारी नहीं होते, बल्कि वे सृजन के भी कारण बन सकते हैं। जब दो ब्लैक होल टकराते हैं तो वे गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम पृथ्वी से माप सकते हैं। यह तरंगें ब्रह्मांड में फैली घटनाओं की गूंज की तरह हैं। इसके अलावा कुछ सिद्धांत कहते हैं कि ब्लैक होल्स वर्महोल का द्वार हो सकते हैं, जो दो स्थानों को समय स्थान के माध्यम से जोड़ सकते हैं, जैसे कोई विज्ञान कथा फिल्म की अवधारणा सच हो जाए। ब्लैक होल फिजिक्स हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमय है। यह न केवल गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम के बीच की खाई को भरने की कोशिश करता है, बल्कि यह हमारी सोच की सीमाओं को भी चुनौती देता है। जब हम ब्लैक होल की ओर देखते हैं तो हम केवल एक अंधेरे गड्ढे को नहीं देखते, हम उस खिड़की को देखते हैं जिससे झांककर हम अस्तित्व के सबसे गहरे प्रश्न पूछ सकते हैं। 17th, क्वांटम सुपरपोजिशन। क्वांटम सुपरपोजिशन एक ऐसा सिद्धांत है जो क्वांटम यांत्रिकी के मूल सिद्धांतों में से एक है। यह सिद्धांत यह बताता है कि एक कण, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन या फोटॉन, एक साथ कई स्थितियों में हो सकता है। इसका मतलब है कि एक कण एक साथ कई अलग अलग स्थानों या अवस्थाओं में रह सकता है, जब तक कि इसे मापा नहीं जाता। जब हम इसे मापते हैं तब वह किसी एक निश्चित स्थिति में कोलैप्स हो जाता है। इस सिद्धांत को सबसे पहले नील्स बोहर
और एरिक शेडनबर्ग द्वारा स्थापित किया गया था और इसे बाद में श्रोडिंगर की कैट परिकल्पना के रूप में लोकप्रिय किया गया। क्वांटम सुपरसपोजिशन का सबसे बड़ा उदाहरण श्रोडिंगर की कैट परिकल्पना है, जिसमें एक कैट को एक बॉक्स में रखा जाता है जिसमें रेडियोधर्मी पदार्थ, गिनती मशीन और जहर होता है। यदि रेडियोधर्मी पदार्थ विकिरण उत्सर्जित करता है तो यह गिनती मशीन को सक्रिय कर देता है और जहर को रिलीज करता है, जिससे कैट मर जाती है। यदि विकिरण उत्सर्जित नहीं होता तो कैट जीवित रहती है। इस परिकल्पना के अनुसार जब तक हम बॉक्स को नहीं खोलते और मापते नहीं, तब तक कैट दोनों स्थितियों में यानी जिंदा और मरी हुई एक साथ होती है। क्वांटम सुपरसपोजिशन की यह अवधारणा हमारी सामान्य सोच से बहुत अलग है, जहां हम मानते हैं कि कोई वस्तु केवल एक स्थिति में हो सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम एक सिक्का उछालते हैं तो वह या तो सिर पर आ सकता है या पूंछ पर, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी में यह कहा जाता है कि सिक्का दोनों स्थितियों में एक साथ हो सकता है। यह तब तक सच है जब तक हम सिक्के को नहीं देखते। जैसे ही हम इसे देखते हैं, सिक्का किसी एक स्थिति में स्थिर हो जाता है। यह सिद्धांत इस बात को भी समझाने में मदद करता है कि क्वांटम कण इतने अजीब और अप्रत्याशित होते हैं। जब हम एक क्वांटम कण के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि वह एक साथ कई स्थानों पर मौजूद होता है या फिर उसकी स्थिति और गति एक साथ निर्धारित नहीं हो सकती। यह क्वांटम यांत्रिकी के हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, जो कहता है कि हम किसी कण की स्थिति और गति को एक साथ सटीक रूप से मापने में सक्षम नहीं हो सकते। क्वांटम सुपरसपोजिशन ने भौतिकी की दुनिया में बहुत सी नई और जटिल समझ उत्पन्न की है। यह हमें यह समझने का मौका देता है कि कण केवल एक निश्चित स्थान या अवस्था में नहीं होते, बल्कि वे कई संभावनाओं के बीच होते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म इकाइयां बहुत जटिल और अप्रत्याशित हो सकती हैं। यह सिद्धांत विज्ञान फिक्शन फिल्मों में भी बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है और इसे विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार लागू किया जा रहा है। इस सिद्धांत का एक और पहलू यह है कि क्वांटम सुपरसपोजिशन को मापने के बाद यह कण अपनी स्थिति को निर्धारित करता है। इसका मतलब है कि जो हम पहले समझते थे कि एक वस्तु एक समय में केवल एक अवस्था में होती है, वह अब बदल चुका है। यह सिद्धांत हमारी दुनिया के भौतिकी के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदलने में मदद करता है और यह दर्शाता है कि वास्तविकता के बारे में हमारी समझ कितनी सीमित हो सकती है। 18. हॉकिंग रेडिएशन। हॉकिंग रेडिएशन एक क्रांतिकारी भौतिकी सिद्धांत है जिसे प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने 1774 में प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार काले ग्रह ब्लैक होल्स के अंदर से भी ऊर्जा और कण बाहर की ओर उत्सर्जित हो सकते हैं। यह सिद्धांत काले ग्रहों के बारे में हमारे पारंपरिक विचारों को चुनौती देता है, क्योंकि पहले माना जाता था कि काले ग्रहों से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन हॉकिंग ने सिद्ध किया कि काले ग्रहों के पास एक रिश्वतदार विकिरण होता है, जिसे अब हॉकिंग विकिरण कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार काले ग्रहों के पास एक क्वांटम प्रभाव होता है जो दो पार्टिकल्स के जोड़े के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये पार्टिकल्स वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं जो सामान्यतः एक दूसरे से मिलकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब ये पार्टिकल्स काले ग्रह के इवेंट होराइजन घटना क्षितिज के पास उत्पन्न होते हैं तो एक पार्टिकल काले ग्रह में गिर सकता है, जबकि दूसरा बाहर की ओर उत्सर्जित हो सकता है। इससे बाहर निकला हुआ पार्टिकल हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाता है। हॉकिंग विकिरण की यह अवधारणा क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता का मिला-जुला परिणाम है। क्वांटम यांत्रिकी में यह माना जाता है कि काले ग्रह के पास ऊर्जा की एक झलक हो सकती है जो इसके आसपास के विकिरण में बदल जाती है। यह विकिरण काले ग्रह के द्रव्यमान को कम कर सकता है और इसके परिणाम स्वरूप काले ग्रह का आकार घटने लगता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई काला ग्रह काफी समय तक विकिरण उत्सर्जित करता है तो वह अंततः समाप्त हो सकता है और यह पूरी तरह से गायब हो सकता है। हॉकिंग विकिरण के सिद्धांत ने काले ग्रहों के बारे में हमारे पुराने विचारों को पलट दिया। पहले यह माना जाता था कि काले ग्रहों के अंदर कुछ भी नहीं बचता, लेकिन हॉकिंग विकिरण से यह संकेत मिलता है कि काले ग्रह धीरे धीरे ऊर्जा खो सकते हैं। यह खगोल शास्त्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खोज है, क्योंकि यह हमारे ब्रह्मांड के सबसे गहरे और रहस्यमय भागों के बारे में नए दृष्टिकोण को जन्म देता है।
यह सिद्धांत यह भी दर्शाता है कि काले ग्रह केवल एक स्थिर बिंदु नहीं है, बल्कि वे भी समय के साथ बदल सकते हैं। यह सिद्धांत ब्रह्मांडीय घटनाओं के अध्ययन में नए रास्ते खोलता है। उदाहरण के लिए, जब हम हॉकिंग विकिरण का अध्ययन करते हैं, तो यह हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि कैसे ब्रह्मांड के सबसे भारी और भयंकर तत्वों का अस्तित्व समय के साथ समाप्त हो सकता है। इससे काले ग्रहों की जीवन चक्र और उनके ऊर्जा स्रोतों के बारे में हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। हालांकि हॉकिंग विकिरण के सिद्धांत की पुष्टि अब तक पूरी तरह से नहीं हो पाई है, लेकिन यह अब तक के भौतिकी के सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद विचारों में से एक है। इस सिद्धांत ने भौतिकी के कई पहलुओं को बदल दिया है और यह हमारे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और जटिल हिस्सों को समझने के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। हॉकिंग विकिरण हमें यह सिखाता है कि काले ग्रहों और उनके अदृश्य प्रभावों को समझने के लिए हमें नई दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह सिद्धांत भविष्य में वैज्ञानिकों को इस ओर और अधिक अनुसंधान करने के लिए प्रेरित करेगा, ताकि हम काले ग्रहों और ब्रह्मांड के अन्य रहस्यों के बारे में और अधिक जान सकें। 19th, डार्क मैटर। डार्क मैटर या गूढ़ पदार्थ एक ऐसा रहस्यमय तत्व है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और ना ही माप सकते हैं। फिर भी यह हमारे ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा बनाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की संरचना और उसके व्यवहार को समझने के लिए डार्क मैटर की भूमिका को जानना अत्यंत आवश्यक है। यह पदार्थ प्रकाश या किसी अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, इसीलिए यह पारंपरिक उपकरणों से अदृश्य बना रहता है। इसके अस्तित्व के प्रमाण हमें केवल इसके गुरुत्वाकर्षणीय प्रभावों से ही मिलते हैं। जब वैज्ञानिकों ने आकाशगंगाओं के घूमने की गति का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि तारे अपनी स्थिति के अनुसार बहुत तेज गति से घूम रहे हैं। इतनी तेज कि केवल दृश्य पदार्थ के गुरुत्व बल से यह संभव नहीं। इससे यह निष्कर्ष निकला कि वहां कोई और अदृश्य पदार्थ मौजूद है जो अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान कर रहा है। यही वह संकेत था जिसने डार्क मैटर की अवधारणा को जन्म दिया। यह वह अदृश्य गोंद है जो आकाश गंगाओं को एक साथ बांधे रखता है, वरना वे अपने ही गुरुत्व बल से टूट जाती। डार्क मैटर की प्रकृति अभी भी एक पहेली बनी हुई है। कई वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार यह किसी नए प्रकार के कणों से बना हो सकता है जिन्हें हम अब तक खोज नहीं पाए हैं, जैसे YMP वीकली इंटरेक्टिंग मासिव पार्टिकल्स या एक्सियंस। इन कणों की खास बात यह है कि ये साधारण पदार्थ के साथ बहुत ही कमजोर रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, इसीलिए इनका पता लगाना बेहद कठिन है। विभिन्न प्रयोगशालाओं में इन्हें पकड़ने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। डार्क मैटर का अस्तित्व केवल आकाश गंगाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के विस्तार और उसके प्रारंभिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव, बैकग्राउंड रेडिएशन और ब्रह्मांड के बड़े पैमाने की संरचनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि अगर डार्क मैटर मौजूद न होता तो आज का ब्रह्मांड वैसा नहीं होता जैसा हम देखते हैं। यह पदार्थ ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था में गुरुत्वाकर्षण के केंद्र बनाकर आकाश गंगाओं और तारामंडलों के निर्माण में सहायक रहा है। हालांकि डार्क मैटर अभी भी विज्ञान की बड़ी गुत्थियों में से एक है, पर इसका अध्ययन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यदि हम इसे समझ पाते हैं तो इससे न केवल ब्रह्मांड की संरचना स्पष्ट होगी, बल्कि यह भी समझ में आ सकता है कि ब्रह्मांड भविष्य में किस दिशा में जाएगा। यह उस अदृश्य परत की तरह है जो हमारी दुनिया को संतुलित रखती है, लेकिन हम अभी तक उसके स्वभाव और व्यवहार को नहीं जान पाए हैं। यही वजह है कि डार्क मैटर विज्ञान की सबसे आकर्षक और चुनौतीपूर्ण पहेलियों में गिना जाता है। डार्क मैटर के रहस्य को हल करना भविष्य के विज्ञान के लिए एक बड़ा मील का पत्थर होगा। यह हमें न केवल ब्रह्मांड की गहराई में झांकने की क्षमता देगा, बल्कि यह भी बताएगा कि वह कौन सी अज्ञात शक्ति है जो हर चीज को बांध कर रखे हुए है। विज्ञान का यही रहस्यमय पहलू लोगों को प्रेरित करता है कि वे सोचें, कल्पना करें और खोज में जुटे रहें। और जब तक इसका उत्तर नहीं मिलता, तब तक यह ब्रह्मांड हमें हैरान करता रहेगा, एक नई कहानी सुनाने को तैयार। 20. क्वांटम अनसर्टेनिटी। क्वांटम अनसर्टेनिटी या क्वांटम अनिश्चितता भौतिकी की सबसे रहस्यमय और उलझन भरी अवधारणाओं में से एक है। इसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के रूप में भी जाना जाता है, जो कहता है कि किसी कण की स्थिति, पोजीशन और वेग, मोमेंटम को एक साथ बिल्कुल सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता। जितनी अधिक सटीकता से आप किसी एक को मापते हैं,
उतनी ही अनिश्चितता दूसरे में बढ़ जाती है। यह नियम केवल उपकरणों की सीमाओं की बात नहीं करता, बल्कि यह प्रकृति की मौलिक सीमा को दर्शाता है कि ब्रह्मांड में ही निश्चितता का अभाव है। इस सिद्धांत को 1927 में वर्नर हाइजेनबर्ग ने प्रस्तुत किया था। यह विचार आधुनिक क्लासिकल भौतिकी के लिए एक झटका था, जो न्यूटन के समय से यह मानती आ रही थी कि अगर हमें किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और गति की जानकारी हो तो हम उसका भविष्य ठीक ठीक जान सकते हैं। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी ने इस सोच को तोड़ दिया। हाइजेनबर्ग ने दर्शाया कि खुद कणों की प्रकृति ही ऐसी है कि वे हमें कभी पूरी जानकारी नहीं दे सकते। यह कोई गणना की भूल नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का नियम है। क्वांटम अनसर्टेनिटी का प्रभाव केवल सूक्ष्म स्तर तक सीमित नहीं है, यह बड़े पैमाने पर विचारों और सिद्धांतों को प्रभावित करता है, जैसे कि परमाणु संरचना, रासायनिक प्रतिक्रियाएं और यहां तक कि जीवन की संभाव्यता। उदाहरण के लिए, यह सिद्धांत बताता है कि क्यों इलेक्ट्रॉन कभी एक निश्चित बिंदु पर नहीं पाया जा सकता, बल्कि वह संभावनाओं के बादलों में मौजूद रहता है। इसका सीधा असर क्वांटम कंप्यूटिंग और आधुनिक तकनीक पर पड़ता है, जहां सटीकता और अनिश्चितता के बीच संतुलन ही काम का मूल होता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यह भी संकेत देता है कि ब्रह्मांड एक संभावना आधारित व्यवस्था है, न कि एक तयशुदा घड़ी की तरह चलने वाली मशीन। यह विचार कई दार्शनिक प्रश्नों को जन्म देता है, जैसे कि क्या हमारे पास वास्तव में स्वतंत्र इच्छा है? यदि ब्रह्मांड की बुनियाद में ही अनिश्चितता है, तो क्या भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है? या फिर हम केवल एक संभावनात्मक वास्तविकता के बीच भटक रहे हैं, जहां कोई भी परिणाम निश्चित नहीं? इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं, लेकिन यही इस सिद्धांत को और भी दिलचस्प बनाता है। क्वांटम अनसर्टेनिटी विज्ञान की उस खिड़की को खोलता है जहां निश्चितता का भ्रम टूटता है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान की सीमाएं क्या हैं, और हम ब्रह्मांड के बारे में कितना भी जान लें, कुछ चीजें हमेशा अधूरी ही रहेंगी। यह विचार न केवल वैज्ञानिकों बल्कि दार्शनिकों और कलाकारों को भी प्रेरित करता है। अनिश्चितता का सौंदर्य इस बात में है कि वह खोज और जिज्ञासा को जीवित रखता है। यह हमें हमेशा आगे बढ़ने की वजह देता है, एक नई संभावना को तलाशने की प्रेरणा देता है। इस सिद्धांत का महत्व केवल विज्ञान तक ही सीमित नहीं, बल्कि यह हमारे सोचने, निर्णय लेने और दुनिया को देखने के नजरिए को भी प्रभावित करता है। यह दर्शाता है कि जीवन में हमेशा एक धुंधली रेखा बनी रहती है, जहां यकीन और संदेह साथ साथ चलते हैं। हम कभी पूरी तरह कुछ नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी उस अनजान की तलाश में जीते हैं। क्वांटम अनसर्टेनिटी इसी तलाश का प्रतीक है, एक अंतहीन यात्रा की ओर जो शायद कभी पूरी ना हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा सच्ची और रोमांचक होती है।